कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की क्लास करेंगे। आज हम लोग बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। आप अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगी। आपको सभी का वहाँ पर देख सकते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। रीट एग्ज़ाम्स आपके सामने है। सुपर टेट यूपी में सुपर टेट होने वाले उसके सामने है आपके एग्ज़ाम्स। और बीटेट यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी जितने भी आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन जो आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक तरीके से हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम करेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन बिहार टीचिंग एग्ज़ाम से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन रीट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन एमपी टेट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। यानी कि अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स के पैटर्न के आधार पे यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके और आने वाले एग्ज़ाम्स में अलग अलग बेस पे जो क्वेश्चन पूछी जाती है उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कवर कर सकें। कंप्लीट नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी होगी और आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, नियमित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। हरियाणा टेट 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। नेशनल करिकुलम करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज करते हैं, फ्रेम वर्क होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर। तो चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसकी जो हिंदी होगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से कौन से प्रकार की शिक्षण प्रणाली का प्रोत्साहित करता है, यानी किसको आगे यहाँ पर बढ़ाता है? विशेष शिक्षा नहीं, नियमित शिक्षा नहीं, एकीकृत शिक्षा नहीं। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा को वो प्रोत्साहित करता है, या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हम यहाँ पर कहते हैं। एनसीएफ 2005 जो कहता है कि बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आके बच्चे एक ही क्लास, एक ही वर्ग में बेहतर तरीके से पढ़े, ताकि जो कम जानते हैं वो बेहतर जान सके। अच्छी के संगत के आधार पे जो बेहतर जानते हैं वो और प्रोत्साहित कर सके, हो सके कंपटीशन करके। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षा में समावेशन का अर्थ है मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, शारीरिक अयोग्यता बालक को शिक्षण प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा की प्रणाली को स्वीकार करना। हरियाणा टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये बेस्ट क्वेश्चन है। हमने आपको कहा जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं वे किसी न किसी एग्जाम्स में होके आए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर क्वेश्चन कहलाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? अगर हम यहाँ पर बात करें समावेशी शिक्षा के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में लेक्चर क्लास आपके लिए करके रखा है। अगर आप लेक्चर क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर ही है सीडीपी की लेक्चर क्लास, आपको नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप पूरी अच्छी तरीके से सभी वीडियो बारीकी से देख सकते हैं, ताकि अगर आप लेक्चर क्लास को अटेंड करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको नहीं छूटने वाले हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहता है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकार करना। जो भी हमारे समाज में विद्यार्थी, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, शारीरिक दोष हो, मानसिक दोष हो, सभी को यहाँ पर एक साथ होकर शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली से स्वीकार करना, जोड़ना होता है। हम किसी को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है।
आप यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कितने बेहतर तरीके से आपके लिए लाए गए हैं, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न होगा वो सेम इसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम्स के पैटर्न को हम यहाँ पर आराम से फॉलो कर सकते हैं। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय, नियमित विद्यालय, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय। ये हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स यानी एच टेट में पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए, अब यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ ध्यान रखिए कि एक बालक है, जो भी मोहन नाम करके एक बालक है, कि ठीक है, एक बालक है मोहन, जिसको वस्तुओं को देखने में समस्या होती है, वो कोई चीज़ देख नहीं पाता, उसको देखने में दिक्कत होती है। एनसीएफ के आधार पे कौन सी स्कूलों में उसे शिक्षा देनी चाहिए, यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर बात करेंगे विशेष विद्यालय में, पहले का दौर था, अब नहीं। नियमित विद्यालय में, रेगुलर विद्यालय में, ये भी नहीं, रेगुलर जो आप रेगुलर को आपके आपके समाज में होगा वो भी नहीं। समावेशी शिक्षा विद्यालय में, किस कौन से विद्यालय में? एकीकृत विद्यालय में तो बिल्कुल नहीं। समावेशी विद्यालय की मैं इसलिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि हर तबके के विद्यार्थी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, चाहे वो किसी भी तरीके से डिसेबल हो, वो समावेशी विद्यालय में जाके अपना शिक्षा हासिल कर सकते हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति से वो बेहतर तरीके से सीख सके, उसके व्यवहार को, उसके आदत को, चाल, उसके तौर तरीके को, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, तभी वो बेहतर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। एक 20 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थी व मुख्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे? ये सॉरी, एक यहाँ 40 मिनट की कक्षा है, उसमें यहाँ पर सभी विद्यार्थी मुख्य आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और उसको उसकी मांग को कैसे पूरा करेंगे? कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कक्षा में समांगी समूह बनाकर आगे देखते हैं आगे ऑप्शन क्या कहता है। सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजन कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तित्व पर ध्यान देकर। ये भी क्वेश्चन पूछा है हरियाणा टीचिंग एग्जाम 2013 में, ये भी क्वेश्चन एस्टेट 2013 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा ये आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर आपके पास चाहे वो 20 मिनट हो या 40 मिनट हो या 1 घंटा हो या 10 घंटा हो, ठीक है, उस सभी विद्यार्थियों को मुख्य आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्यार्थी के लिए क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ जो होते हैं आयोजन कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान को केंद्रित देकर, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी क्वेश्चन आपको नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपको क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछे तो उसका राइट आंसर 3 हो जाता है, और एक ऑप्शन आप उसके वहाँ पर गलत होते हैं। आपको एक गलत वाले ऑप्शन को टिक मारना, गलत वाले ऑप्शन को सही कर लेना है, याद रखेंगे, आपको ध्यान में रखिएगा ये बात, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म वाले क्वेश्चन में हम इसी तरीके से करते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, परीक्षाओं में लचीलापन, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। यहाँ पर तो सभी चीज़ें एक जैसे लग रहा है, लेकिन क्या राइट आंसर होगा ये आपसे सवाल पूछा है। यूके टेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बेहतर क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? सवाल एक बार ध्यान से रखेंगे। सवाल कहता है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संतुतियों में कौन सा कथन गलत है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर कहता है विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना। नहीं, आप यूनिवर्सिटी जब आप पढ़ने जाते हैं तो यूनिवर्सिटी
वहाँ में एक यूनियन होते हैं, वहाँ पे लोकतांत्रिक का मूल्य को समझाया जाता है। वहाँ पर ये मुक्त नहीं कर सकते, वहाँ से आप राजनीति को अलग नहीं कर सकते। अगर हम विश्वविद्यालयों में राजनीतिक एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हम अपने देश के आने वाले भविष्य हैं, हम आप अपने आने वाले देश के भविष्य हैं, आप देश की प्रगति नहीं कर सकते। तो आपको राजनीति की ट्रेनिंग, राजनीति जो सीखना होता है, जो राजनीति के तौर तरीके होते हैं, आप यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में सीख लेते हैं। तो मुक्त आप नहीं कर सकते, वहाँ पर राजनीतिक होनी चाहिए, परीक्षाओं में लचीलापन ये भी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, इसीलिए हमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगर एनसीएफ 2005 के बारे में आप बारीकी से आप पढ़ेंगे तो आपको सभी चीज़ें पता हो जाएगी, क्योंकि एनसीएफ 2005 के बारे में हमने डिटेल में आपको क्लास करके रखा है। आप देख सकते हैं या फिर आप शॉर्ट में नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, भारत के शैक्षणिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल, धारा या सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, कपिल सिब्बल, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन यू टेट, ठीक है, यू टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो भारत के इतिहास में शैक्षणिक के प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुति को पेश किया था? तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो बड़ौदा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से प्रभावित हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ से? वडोदरा के नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष 10 मार्च 1910 को, कब? मार्च 1910 को प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, हमारी आज़ादी से पहले की एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय सभी विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरा छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देख लेते हैं, और विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है। ये भी यूकेटेड 2013 में क्वेश्चन पूछा पूछा गया है। देखिए आर टी ई यहाँ की बात अगर हम करें, RTE 2009, ठीक है, 2009 जो कहता है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी 14 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, वे नियमित तौर से स्कूल नहीं गए हैं, वो स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल में अधूरी है उसकी पढ़ाई, तो उनके लिए यहाँ पर क्या करनी चाहिए? कानून क्या कहती है? वो एक्ट है, याद रखेंगे। RTE एक्ट 2009 है, एक्ट है, एक्ट मीन्स यहाँ पर कानून होता है, ठीक है। कानून बन दिया गया है, तो कानून में क्या प्रावधान होंगे, यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं गए हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो उनके लिए भी प्रावधान है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए, उनके लिए ना ही शिक्षक अलग होंगे, ना ही उसके लिए विद्यालय खोलने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ है, उस पर विशेष प्रशिक्षण पर जोर बल दिया जाए, यानी वो घर पे ही रह के उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए कोई सुविधा, कोई तरीका, कोई बेहतर रूप इस्तेमाल की जाए। अगर स्कूल होता तो स्कूलों में अभी टीचर की ज्वाइनिंग होती, स्कूल भी नहीं है, ना ही कोई वैकेंसीज उसके लिए अलग से आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उनके उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षण करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान और शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन किसी एग्जाम से में पूछा गया, ये भी यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके लिए शिक्षक को कौन सा प्रशिक्षण अलग से लेना चाहिए। यहाँ पे यह सवाल आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, यानी उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करनी है और उसका शिक्षण कैसे करनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। आगे बेहतर और बेहतर क्वेश्चन देख लेंगे। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कथन कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव यानी 3 ऑप्शन सही। ठीक है। जीवन के बाद के वर्ष में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। बालक निराश और आकांक्षित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। यह बालक को सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। ठीक है। तो सवाल पूछा है राजस्थान टीचिंग एग्जाम 2012 में। तो यहाँ पर सवाल है कुपोषण के प्रभाव के बारे में 3 कौन से नहीं है, तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को कुपोषण होता है, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है तो 3 सबसे पहले हम लोग सही ढूंढ लेते हैं। जीवन के बाद जब आप पैदा होते हैं, दुनिया में जीते हैं, उसके बाद कुछ वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जब आप कुपोषण वाले बच्चे को देखते हैं तो उनके मस्तिष्क को क्या करती है, वो प्रभावित करती है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन बी छोड़ देते हैं। यह कद को प्रभावित करती है। हाँ, कुपोषण वाले बच्चे की हाइट कम होती है। यह बालक के सीखने की योग्यता को प्रभावित करती है। हाँ, ये भी है, बालक इसमें कुछ सीख नहीं सकता। तो गलत क्या हो जाएगा, इसमें बच्चे निराश और आशंकित रहते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना तो निराश होते हैं ना ही आशंकित होते हैं। विद्यार्थियों से प्रक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पिछले पाठों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन सी देखेंगे, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्नों का कठिनाई स्तर। ये सीटेट पेपर सेकंड 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। हम यहाँ पर सीटेट के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, बीटेट को, रीट को और यूपीटेट को। इन सभी टीचिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी और हो सके। चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न की कठिनाई का स्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, प्रश्न की कठिनाइयों का स्तर। आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई 2009, हमने कई बार इसका डिस्कस करके रखा है। आरटीई 2009 के बारे में हमने बेहतर तरीके से आपके लिए लेक्चर क्लास कर दी है, वो भी देख सकते हैं आप, या फिर आप नोट्स लेंगे तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। के अनुसार एनसीएफ 2000 आरटीई तो 2009 ने क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है। ये सीटेट पेपर सेकंड 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। अगर हम आरटीई तो 2009 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्या हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाएगी। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत और नेगेटिव दोनों नहीं, दोनों एक ही फॉर्म में आते हैं, यानी 3 यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, समानता की भावना का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। आगे बात करते हैं, आत्महीनता आत्मसम्मान का विकास, हरियाणा टेट 2014 में क्वेश्चन को पूछा है। राइट आंसर बताइए।
चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए, इसके आपके हिसाब से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास हो जाता है। क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्महीनता की भावना का विकास होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत वाले क्वेश्चन में हम गलत वाले क्वेश्चन को ही सही करके टिक मारते हैं, याद रखेंगे। बाकी सब 3 सही हो जाएंगे। समावेशी का तात्पर्य क्या है? समावेशी से तात्पर्य नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना, ये समावेशी है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ये समावेशी है। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, क्या ये समावेशी है? कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, क्या ये समावेशी है? हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2014, सिंपल क्वेश्चन और इसका 5 सेकेंड में राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर, क्योंकि समावेशी का मतलब होता है सब मिलजुल के। ठीक है, याद रखेंगे आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का याद है आपको, सब बराबर। समावेशी मतलब होता है सब बराबर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों, यहाँ पर सब बराबर का मतलब होता है सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना, यही समावेशी के प्रावधान में से है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु विषम जाति, ये क्वेश्चन तो हमने पहले ले लिया है। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमने देखा है। क्या ये भी? चलिए, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं देखा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ 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 पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, अपवर्जित शिक्षा, यूपी टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा है। कितना बेस्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर यहाँ पर रखा गया। चलिए, राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी आप तुरंत दे पाएंगे। वंचित समूहों के, ऐसा वर्ग, यहाँ पर समूहों का मतलब होता है ऐसा वर्ग जो भी एसटी एससी ओबीसी से आते हैं, जो हमारे समाज में उसको वैल्यूज़ नहीं के बराबर मिलती है, वो किसी हर चीज़ों से वंचित है, तो उस वर्ग के समूह को, ठीक है, विद्यार्थियों में समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ग को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, सभी लोग मिलकर आपस में एक शिक्षा व्यवस्था करें और शिक्षा हासिल करें, इसी ही हम लोग समावेशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एन सी ई आर टी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? एन सी ए आर टी, ठीक है, एन सी ई आर टी, ठीक है, मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। याद रखिए, हिंदी में थोड़ा टफ लगता है पढ़ने में, लेकिन इंग्लिश में हम लोग डेली पढ़ते हैं तो हमें याद रहती है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण, वित्तीय सहायता, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण, हरियाणा टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ये लॉजिस्टिक तर्क तर्क वाले प्रश्न हैं, क्योंकि अभी तक सिलेबस में ये चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए, फिर भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताने हैं। एनसीईआरटी ने कौन सा मनोविज्ञान का प्रयोगों पर ध्यान दे रहा है? तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण, बच्चों की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, ये सिलेबस का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्या जो आप की आयु है क्या उसी आयु के अंतर्गत सिलेबस को कंप्लीट रखना चाहिए, क्या बेहतर तरीके से और अलग से सिलेबस का निर्माण होना चाहिए, इस संबंध में वो चर्चा कर रहे हैं। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश का अनुरूप बदलता है। व्यवस्था बच्चे, बच्चे व्यवस्था, परिवार बच्चे, समावेश परिवार परिवेश, परिवेश परिवार, सीटेट 2005 को यह क्वेश्चन पूछा है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें
क्या दो ऑप्शन होगा, कोई के अनुरूप बदलता है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा मानते एक व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलता है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमारे जो अभी भारतीय के भारतीय शिक्षा प्रणाली में चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन है, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेड, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन पॉलिसी लागू है, एजुकेशन पॉलिसी लागू है। तो चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन पॉलिसी का यहाँ पर ये मतलब होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की पॉलिसी हमारे देश में लागू होती है। इस हिसाब से समावेशी शिक्षा परिवार और बच्चे के अनुरूप को बदलता है। सॉरी, परिवार नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, व्यवस्था बच्चे के अनुरूप में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, इतना बेहतर क्वेश्चन का लेवल है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में 100% मिलेंगे। यही क्वेश्चन का बेस बनेगा और इसी पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी जॉब जो भी नौकरी जो मिलेगी, ऐसे ही क्वेश्चनों के आधार पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, याद रखेंगे। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन कहता है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या जरूरी है? संवेदनशीलता, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ों के लिए एक्टिवनेस के रूप में, एक्टिविटी के रूप में, संवेदनशीलता के रूप में, ध्यान केंद्रित के रूप में नहीं लागू होते हैं तो वो समावेशी केंद्रित नहीं हो पाएगी, याद रखेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होती है? कौन से प्रकार के बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा अगर आपके पास है तो कौन से विद्यार्थी यहाँ पर उस कक्षा में शामिल होते हैं? हमने आपको कहा था अभी समावेशी शिक्षा के बारे में कि सब बराबर, क्या कहा था आपको? सब बराबर, ठीक है, सब बराबर। जहाँ पर बात करेंगे सब बराबर, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर शिक्षा हासिल करते हैं, उसे समावेशी कहते हो। तो केवल गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी केवल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या गलत हो जाएंगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो बचेगा कौन? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, एक नॉर्मल बच्चा शामिल होगा, एक विशिष्ट बच्चा शामिल होगा। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे, जब दोनों बच्चे आपस में यहाँ पर जुड़ेंगे तो ही समावेशी शिक्षा की बात सही हो पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से लेवल को क्वेश्चन को लेवल को यहाँ पर रखा गया है। तो इस हिसाब से आप जो तैयारी करते हैं 100% सफल होंगे। आप लगातार क्लास में सिर्फ भाग लेते रहे, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी कलम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्तता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए। जब बात आती है गणित की, कौन सी किसकी? गणित की। गणित का मतलब होता है कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर या कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, गणना दोष जो आई, गिनती करने वाली चीज़ों को गणना दोष कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। संगणनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया है। संगणनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए राइट आंसर बताइए। संगणनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे कहते हैं? थॉर्न को। किसको कहेंगे? संगणनात्मक के जन्मदाता सी थॉर्न को, ठीक है, सी थॉर्न को याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेल लिपि व टेप रिकॉर्डिंग
किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में उपयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवणबाधित बच्चे के लिए, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, अस्थिबाधित बच्चे के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए। यूपी टेट 2018 एक नंबर बिना सोचे समझे देखे बुझे आप राइट आंसर बता देंगे। टेप रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सुनने वाले बच्चा, तो सुनने वाले बच्चा तो श्रवण बाधित तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेल लिपि यानी छूकर किसी अक्षर को, शब्द को पहचानना, तो यहाँ पर देखना तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, और ज़्यादा समय नहीं लेना है। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, द्रुत आवश्यकता वाले बच्चे। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए, राइट आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? CWSN का फुल फॉर्म, आप CWSN का मतलब आपसे पूछा है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा आपको कि आपको कॉपी कलम तक नहीं उठानी है, यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ समझाती है बस। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। यूपी टेट 2018 हम लोग ये क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। इलाहाबाद जो प्रजेंट में प्रयागराज कहला जाता है, सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में की गई। याद रखेंगे कब की बात है? 1942, 1942। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वित्तीय, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए, राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? परामर्श की बात करें तो सलाह, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, ये दोनों हैं, तीनों हैं, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से नेगेटिव क्वेश्चन है, जो नहीं होगा उसी को हम सही करेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुयोग्य रूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री ज्ञान प्रदान करने का तात्पर्य से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विषय शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिक संहिता। ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पर, लंबा क्वेश्चन है, लंबा ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण में सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर जो देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर क्या है? समता एवं समान अवसर, सभी को नॉर्मल करना और सभी को नॉर्मल अवसर देना। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? यानी नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव आंसर भी देना है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशील को पोषित होने के अवसर न मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना। ये रीट 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो नेगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन यहाँ पर आपको नेगेटिव पूछा है, तो राइट आंसर भी नेगेटिव ही होगा। ये गलत हो जाएगा, जो गलत होगा उसी को हम यहाँ पर सही मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारण अधीनता या उपकर्षण के ज़्यादा बल देने लगता है,
ऊपरी लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा? कार्ल स्टवर युंग ने, सिगमंड फ्रायड ने। रीट में क्वेश्चन थोड़े टफ आते, याद रखेंगे। हरेक हर्नी ने, अल्फ्रेड एडलर ने। रीट 2017 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर इसका बताइए, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अल्फ्रेड एडलर। ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। रीट 2017 का क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया। तो चलिए राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवाल अच्छी तरीके से समझेंगे। समावेशी शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चे को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना। पूरा समय नियमित रूप से कक्ष को शिक्षित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी के कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए? सीडीपी के हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन कवर किए, जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में होकर आए हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बेस्ट है अपने में। क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन अपने में बेस्ट है। तो आपको इनमें से 30 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चनों को यहाँ पर लगाने हैं। 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन को यहाँ पर लगाने हैं, जिसमें से आप अगर 25 क्वेश्चन लगाते हैं तो आप बेस्ट रैंक लाते हैं और आपकी जॉब पक्की हो जाती है। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको बेहतर तैयारी करने के लिए जानी जाती है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कंप्लीट नोट्स के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। हमने अभी सीडीपी की क्लास किया, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों की क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए